मेरा नाम किम मयूख है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने कभी हिसाब किताब गलत नहीं किया, कभी कोई कर्ज नहीं भूला और परिवार की दौलत को कई गुना बढ़ा दिया, जबकि बाकी लोग उसे यूं ही उड़ाते रहे। मैं अछूत था, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। एक बार एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने हमसे भारी लोन लिया और धोखा देकर नाव से देश छोड़कर भाग गया। मैं अकेला उसके पीछे गया और उसके सारे बॉडीगार्ड्स को मार गिराया। मैंने उससे कहा, तुम पर हमारा कर्ज है और कोई भी बिना चुकाए नहीं बच सकता, कम से कम जिंदा रहते हुए तो नहीं। मैंने उसे बांधकर कई बार समुद्र में फेंका, जब तक कि उसे याद नहीं आ गया कि पैसा कहाँ है। आखिरकार उसने वहीं तुरंत पैसे दे दिए। जब मैं नाव से घर लौटा तो मैं सोच रहा था कि मेरे दादाजी ने यह साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन मेरे चाचा जो अभी मालिक थे सिर्फ पैसा गंवा रहे थे। उस पूरे परिवार में मैं ही था जो सच में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। मैंने यह सब अपनी दादी के लिए किया, जिन्होंने मेरे माता पिता की मौत के बाद मेरा पालन पोषण किया था। मैं उनका अरनी था, लेकिन इस परिवार में कृतज्ञता जैसी कोई चीज नहीं थी। मेरे दादाजी की मौत के बाद विरासत के लिए जंग शुरू हो गई। एक दिन उन्होंने मुझे एक जरूरी काम के लिए बुलाया, लेकिन वह झूठ था। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरी कार में बांध दिया और मुझे समुद्र तट पर ले जाकर कार को समंदर में धकेल दिया, जैसे कार में किसी इंसान का होना कोई बड़ी बात ही ना हो। जैसे जैसे कार गहरे पानी में डूबने लगी, मुझे लगा कि यह मौत सरासर नाइंसाफी है। 30 साल की वफादारी और मेहनत के बाद मेरे अपने चाचाओं ने मुझे सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि उन्हें दौलत बांटनी न पड़े। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। जब मैंने आंखें खोली तो मैं समुद्र की तलहटी में नहीं था, मैं समुद्र तट पर पड़ा हुआ था। साल था 1990। मैं फिर से 17 साल का हो चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में 40 साल का एक्सपीरियंस, नफरत और फ्यूचर का नॉलेज मौजूद था। तभी एक झगड़ालू लड़के ने मुझे लात मारी। मैं उठा तो देखा कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आपस में बॉक्सिंग कर रहा था। लड़ाई बहुत तेज थी, लोग लातें खा रहे थे और कुछ जमीन पर गिर चुके थे। पूरा बीच एक बैटलफील्ड बन चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक बदमाश मुझ पर झपटा, लेकिन मैंने उसे आसानी से एक जोरदार पंच मार दिया। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर हल्का हो गया है, जैसे मैं सच में फिर से जवान हो गया हूँ। 2 और गुंडे मेरी तरफ आए, लेकिन मैंने पूरी ताकत से उन्हें लात मारकर दूर फेंक दिया। कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहा था। मैंने एक एक करके सबको हरा दिया। इसके बाद मैंने उन्हें घूर कर कहा कि वे हार चुके हैं और यहाँ से चले जाएं। डरे हुए बदमाश जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग गए। लड़ाई के बाद मैं थक कर जमीन पर बैठ गया। मेरे एक दोस्त ने हारने वालों को ताना मारा और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ और बोला कि वह लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए बीच पर आया था, लेकिन यहाँ सिर्फ लड़के ही मिले। उसने मुझे सिगरेट ऑफर की, जिससे मुझे शक हुआ कि क्या यह सच में हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसकी यूनिफॉर्म पर नाम देखकर मुझे झटका लगा। क्या यह लिमयांगसू है, मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त? तभी एक और दोस्त आया और बोला कि जैसा उम्मीद थी, मयूख अभी भी सबसे अच्छा फाइटर है, जिसने अकेले ही सबको हरा दिया। ये पार्क हैंसन था, मेरा करीबी दोस्त, जिसके पिता पुलिस ऑफिसर थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ हैं। मेरे दोस्तों ने बताया कि हम ग्वांगली में हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मेरे सिर पर चोट लगी है, क्योंकि मैं अजीब सवाल पूछ रहा था। मैंने पूछा कि आज की तारीख और साल क्या है। जवाब मिला 21 सितंबर 1990। मैंने आसपास सब कुछ ध्यान से देखा और सारी बातें जोड़नी शुरू की। तब मुझे यकीन हो गया कि मैं समंदर में मर चुका था और 30 साल पीछे लौट आया हूँ। मेरे दोस्त खाने की बात कर रहे थे, लेकिन तभी मुझे वह तारीख याद आ गई। मैं बिना कुछ बोले पूरी ताकत से दौड़ पड़ा, क्योंकि इसी दिन मेरी दादी की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर किसी ने उन्हें समय रहते ढूंढ लिया होता और एम्बुलेंस बुला ली होती तो वह बच सकती थी। जब मैं अपने पुराने घर पहुंचा तो मेरी दादी ने दरवाजा खोला और पूछा कि क्या स्कूल जल्दी खत्म हो गया। जैसे ही मैंने उनके हाथ छुए, मैं खुद को रोक नहीं पाया और रो पड़ा। उन्होंने पूछा कि क्या भूख की वजह से ऐसे भागते हुए आया है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने कहा कि मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। मेरा ये व्यवहार देखकर दादी हैरान हो गई और बोली कि ऐसा लग रहा है जैसे उनका मयूख फिर से बच्चा बन गया हो। फिर उन्होंने कहा कि मुस्कुराते और रोते हुए भी मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा कि हमारे पास समय नहीं है और हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। मैंने कहा कि वह किसी भी पल बेहोश हो सकती हैं और चेकअप जरूरी है, लेकिन दादी हिचकिचाई और बोली कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। हताश होकर मयूख अपनी दादी से जल्दी करने को कहता है, क्योंकि उसकी मौत हो सकती है। लेकिन दादी को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मौत क्यों होगी। मुस्कुराते हुए वह कहती हैं कि वह तभी मरेंगी जब मयूख शादी कर लेगा और अपने बच्चों की परवरिश करेगा। इतना कहकर वह घर के अंदर जाती हैं और अपने पोते से कमरे में जाने को कहती हैं। साथ ही बोलती हैं कि वह जल्दी खाना बना देंगी। कुछ देर बाद वे सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। दादी जानती थी कि मयूख को बानशीन ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मयूख कहता है कि उसे सब कुछ पसंद है और वह सब खा लेगा। मयूख के खाने का तरीका देखकर दादी कहती हैं कि अगर कोई उसे ऐसे खाते देख ले तो लगेगा जैसे उसने सालों से कुछ खाया ही नहीं है। कमरे से बाहर जाते हुए दादी रुकती हैं और कहती हैं कि ठहरो, उन्होंने उसका पसंदीदा भुट्टे का जूस भी बना दिया है। ये सुनते ही मयूख फिर से रोने लगता है। वह कहता है कि उसे बस अपनी दादी के हाथ का बना खाना चाहिए और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह चिन्ह परिवार का छोटा सा कुत्ता बनकर आखिर क्या कर रहा है। तभी अचानक उसे दूसरे कमरे से एक आवाज सुनाई देती है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि
कि उसकी दादी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। घबराए हुए मयूक के पास उन्हें अस्पताल ले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। अस्पताल में महिला को एक कमरे में आराम दिया जाता है, लेकिन वह अब भी बेहोश रहती है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। हालांकि उन्हें और जांचें करनी होंगी। डॉक्टर साफ बताते हैं कि महिला की सर्जरी जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वह बार बार बेहोश होती रहेंगी। अस्पताल का बिल देखकर मयूक को गहरा झटका लगता है, क्योंकि उसके पास एक पैसा भी नहीं था। कुछ ही समय पहले वह सैकड़ों डॉलर कमाने जा रहा था, लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उसका दोस्त बिल चुकाने की पेशकश करता है और बताता है कि उसे उसी सुबह अपने पिता की पेंशन एक एडल्ट एंटरटेनमेंट सेंटर से मिली है। मयूक उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि वह जल्द से जल्द पैसे लौटा देगा। दोस्त उसे चेतावनी देता है कि यह पैसा उसकी दादी के इलाज के लिए है और उसे फिलहाल सिर्फ उनकी देखभाल पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मयूक डॉक्टर से दादी की हालत और दवाइयों के बारे में पूछता है। बातचीत में पता चलता है कि सर्जरी जरूरी है और उसका खर्च करीब $10 मिलियन होगा। मयूक जानता था कि मरने से पहले उसके लिए $10 मिलियन ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब उसके पास बस कुछ ही सिक्के बचे थे। एक पेफोन के पास खड़े होकर मयूक को सर्जरी का खर्च जुटाने का एक तरीका सूझता है। वह सीधे पोचेन डोंग को कॉल करता है और कहता है कि वह राष्ट्रपति तान से सीधे बात करना चाहता है, क्योंकि उसके पास उनके लिए एक जरूरी संदेश है। संदेश ये होता है कि उनकी इकलौती बेटी का बेटा चियान मासुक अस्पताल की छत पर अपने दादा से मिलना चाहता है। मयूक गहरी सोच में डूब जाता है। वह सोचता है कि 1990 में इतनी ऊंची इमारतें नहीं थीं और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे याद था। 90 के दशक में वापस आने का एहसास उसे रोमांचित करता है, लेकिन साथ ही वह इस बात से भी डर रहा था कि 30 साल बाद उसकी हत्या हो सकती है। उसे अपने चाचा चियान सुमन पर शक होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वही इकलौता इंसान हो सकता है जिसने अपने लोगों को उसे मारने भेजा हो। लेकिन उसे अब भी इस बात की वजह समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वह अब भी उनके लिए उपयोगी है। उसने सोचा कि क्या यह किसी और ने किया हो सकता है। अब नायक को चियान, सुहान और शेन जुआन पर भी शक होने लगता है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये उसका मौका था। वह आखिरकार चियान परिवार को खत्म कर सकता था और तासीन कैपिटल का अंत कर सकता था। तभी अचानक छत पर मौजूद एक गुंडा नायक को आवाज देता है। शक से भरा नायक सोचता है कि उसे कौन बुला रहा है। तभी वह गुंडा उससे उसका नाम पूछता है। नायक जवाब में पूछता है कि वह उसका नाम क्यों जानना चाहता है और मन ही मन सोचता है कि सामने वाला कोई लोकल बदमाश होगा। नायक के रवैये को समझ न पाते हुए वह गुंडा कहता है कि नायक जरूरत से ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। दोनों के बीच इस बात पर बहस होने लगती है कि बड़ों से बात करने की तमीज आखिर आती कहां से है। हिम्मत दिखाते हुए नायक कहता है कि किसी और का नाम पूछने से पहले उसे खुद का परिचय देना चाहिए। इससे चिढ़कर गुंडा बताता है कि उसका नाम पार्क डोंगसू है और पूछता है कि क्या उसने यह नाम पहले सुना है। नायक इस नाम को पहले से जानता था। वह सवाम गैंग का दूसरा सबसे बड़ा आदमी था, जो सिर्फ 2 साल में गैंग में मशहूर हो गया था, लेकिन 1990 में उसे उसके बॉस के अपराधों के लिए पकड़ा गया था और बाद में 29 साल की उम्र में एक होटल में उसकी लाश मिली थी। इसी वजह से गुंडे को यकीन नहीं हुआ कि नायक उसे पहचान नहीं पाया। नायक उल्टा पूछता है कि क्या वह पहले कोई कॉमिक बुक शॉप चलाता था। ये सुनकर गुंडा अपना धैर्य खो देता है और कहता है कि उसने अपना नाम बता दिया है, अब वह नायक का नाम जानना चाहता है। जब नायक अपना नाम बताता है तो गुंडा कहता है कि यह तो किसी हत्यारे का नाम है। ये सुनकर नायक चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे वह सिर्फ एक बचकाना बदमाश लगता है। इसके बाद गुंडा कहता है कि उसने अफवाहें सुनी थी कि नायक कमरा नंबर 405 का अच्छा लड़का है, जो अपनी दादी की देखभाल करता है और उनकी हर बात मानता है। नायक कहता है कि यह स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी दादी ही उसका आखिरी परिवार है। इस पर गुंडा भी सहमति जताता है और कहता है कि यह बिल्कुल सही बात है। नायक की यूनिफॉर्म देखकर गुंडा अंदाजा लगाता है कि वह डोंग सियोंग वोकेशनल स्कूल का स्टूडेंट होगा। नायक इसकी पुष्टि करता है और पूछता है कि क्या वह खुद कोई गुंडा है। टैटू वाला तुरंत मना करता है और पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगा। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उसे चाकू लगा था और वह अस्पताल में भर्ती रहा था। गुंडा कहता है कि मर्दों को कभी कभार चाकू लग जाना आम बात है, लेकिन नायक जैसे बच्चों को यह सब बड़े होने के बाद समझ आता है। फिर वह कहता है कि नायक को उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसके सामने काफी शांत लग रहा है। लेकिन नायक को डरने की कोई वजह नहीं दिखती। वह हर बात में अपनी जिद पर अड़ा रहता है और गुंडे को चिढ़ाता रहता है। आखिर में नायक पूछता है कि क्या उसकी बातें खत्म हो गई हैं, क्योंकि वह जाना चाहता है। गुंडा कहता है कि हाँ, अब खत्म हो गया। जाते जाते वह नायक को फिर से हत्यारे के नाम से बुलाता है और उसे अपनी दादी का ख्याल रखने को कहता है। उस वक्त सॉसम गैंग नेशनल लेवल पर मशहूर नहीं था, लेकिन फिर भी छोटा गैंग नहीं था। अपनी दादी के कमरे की तरफ जाते हुए नायक सोचता है कि शायद एक दिन यह आदमी उसके काम आ सकता है। कमरे में पहुंचते ही उसकी मुलाकात सूट पहने एक रहस्यमय आदमी से होती है। उसकी दादी बताती है कि कोई उसका इंतजार कर रहा था। वह टाई पहने एक युवक था। वह डायरेक्टर हाँ था, जो नायक को पहले से जानता था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर म्यूक कहता है कि बाहर जाकर बात करना बेहतर रहेगा। वे एक कॉफी शॉप की तरफ जाते हैं। वहाँ वह आदमी अपना परिचय ह्यून के तौर पर देता है और बताता है कि वह डायरेक्टर ताउनेन के लिए काम करता है। तभी नायक को समझ आता है कि वह
वह उसके दादा का खास आदमी था। यह आदमी अपने बॉस की नजरों में काफी ट्रस्टवर्दी था। नायक के पिछले लाइफ में दादी के फ्यूनरल के समय यही आदमी उसे उसके ग्रैंडफादर के बारे में बताने आया था। सूट पहने उस आदमी ने कैमली कहा कि उसे नायक को अपने साथ सोल ले जाना है, लेकिन नायक ने बिना हेजिटेंटे किए बीच में ही पूछ लिया कि चेयरमैन खुद क्यों नहीं आए। नायक के इस डायरेक्ट और स्ट्रेट फेस सवाल से वो आदमी थोड़ा चौंक गया। डायरेक्टर ने सिचुएशन समझ ली और बोला कि ये बात उसकी उम्र के हिसाब से थोड़ी इम्प्रॉपर थी, लेकिन जिस तरह से उसने पूछा था उसमें फेक या झूठ कुछ भी नहीं लग रहा था। मिस्टर एच ने जवाब दिया कि चेयरमैन बहुत बिजी हैं और उनके पास पर्सनली आने का टाइम नहीं था, लेकिन नायक ने साफ कर दिया कि वो चेयरमैन की नहीं बल्कि अपनी माँ किम मिजिन की बात कर रहा था और उसे पहले से पता था कि वो नहीं आएंगे। नायक अपने मन में सोचता है कि शायद अब ये आदमी बोलेगा कि उनसे मिलने की मांग करना एरोगेंस है, क्योंकि उसकी माँ की डेथ के बाद तो प्रेसिडेंट तक मेमोरियल हॉल नहीं आए थे। इसी वजह से नायक फर्मली कहता है कि अगर चेयरमैन सच में उससे मिलना चाहते हैं तो उन्हें पहले उसकी माँ की ग्रेव पर जाना होगा। पास्ट लाइफ में नायक को साइलेंटली हर ऑर्डर फॉलो करने पर मजबूर किया गया था, क्योंकि उस समय वो एक ऑर्फन से ज्यादा कुछ नहीं था। दादी के फ्यूनरल के सारे एक्सपेंसेस मिस्टर हेड ने हैंडल किए थे और बाद में उसे चेयरमैन से मिलने के लिए कहा गया था। चेयरमैन ने तब बोला था कि अगर वो उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा तो उसे सर्वाइवल या लाइफ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। उस वक्त नायक के पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि ग्रैंडफादर के सपोर्ट के बिना उसे स्कूल तक छोड़ना पड़ सकता था। लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। अब वो वही हेल्पलेस बच्चा नहीं था, क्योंकि उसे उनके बारे में जो नॉलेज थी वो उसे स्ट्रांग बना चुकी थी। टेबल से उठते हुए नायक ने मिस्टर हेफ से साफ कहा कि चेयरमैन को बता दें कि अगर उन्हें मिलना है तो खुद आना पड़ेगा। उसने मंधुन को बाय कहा और सेफ जर्नी विश की। नायक की कॉन्फिडेंट ऑरा देखकर मिस्टर हेफ नर्वस हो गए। उनके पास जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा था कि नायक एक ट्रबल मेकर है जो फाइट्स ढूंढता रहता है, लेकिन अब उन्हें डाउट होने लगा कि कहीं ये रिपोर्ट गलत तो नहीं। उन्हें समझ आने लगा कि मिसेस किम मिजून का बेटा कोई ऑर्डिनरी किड नहीं है। हॉस्पिटल वापस पहुंचकर दादी को ये जानकर सरप्राइज हुआ कि चेयरमैन उनके ग्रैंडसन से सिंसियरली मिलना चाहते हैं, लेकिन नायक ने काल्मली कहा कि चेयरमैन को पहले उसकी माँ से मिलना होगा, क्योंकि 17 साल बाद भी वो उसकी ग्रेव पर नहीं गए थे। ये सुनकर दादी डर गईं और पूछा कि क्या उसे पता है कि उसकी माँ के फादर किस लेवल के इंसान थे। नायक ने बिना हेजिटेशन कहा कि वो सब जानता है और बिजनेस उसके ब्लड में है। उसने बताया कि दादी ने जो फोन नंबर छुपा कर रखा था उसी से उसने कॉल किया था और फिर पूछा कि क्या वो उसी नंबर से अपने फैमिली से कांटेक्ट करती थी। दादी ने कहा कि नायक उसके ग्रैंडफादर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन नायक ने साफ कहा कि 17 साल तक इग्नोर होने के बाद अब वो उनसे मिलना नहीं चाहता। वरीड होकर दादी ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन नायक ने सॉफ्टली जवाब दिया कि उन्हें सिर्फ अपने हेल्थ की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगर दादी उसके साथ हैं तो उसे किसी और की जरूरत नहीं है। मैक के लिए उसकी दादी ही वो इंसान थी जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा प्यार दिया था और पास्ट लाइफ में उसने बिना वार्निंग उन्हें खो दिया था, लेकिन इस न्यू लाइफ में वो उन्हें हर हाल में खुश रखेगा। सिल मैंशन में चेयरमैन ने अपने सर्वेंट से कंफर्म करवाया कि नायक ने सच में यही कहा है कि अगर मिलना है तो खुद आना पड़ेगा। मिस्टर हाइस ने बताया कि मीटिंग उनकी बेटी की ग्रेव पर जाने के बाद ही होगी। चेयरमैन को यह बात अजीब लगी और उसे लगा कि ये लड़का या तो बहुत ब्रेव है या फिर पूरी तरह फूलिश। ओल्ड मैन ने माना कि उस लड़के ने डेफिनेटली उसका अटेंशन ग्रैब कर लिया है। वो बुजन जाकर खुद देखना चाहता था कि वो लड़का कैसा है और अगर उसका ग्रैंडसन केपेबल निकला तो वो उसे अपने फैमिली सर्वेंट के तौर पर पूरी तरह ट्रेन करवाएगा। मीनवाइल नायक थोड़े हैवी मूड में क्लास वापस लौटा, लेकिन तभी उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे अपने पास बैठने के लिए बुला लिया। उसके फ्रेंड ने कैजुअली उसकी दादी की कंडीशन के बारे में पूछा तो नायक ने नॉर्मली जवाब दिया कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी हैं। फ्रेंड ने फिर कहा कि नायक को स्कूल आए काफी टाइम हो गया है। इसी बात पर उसने मजाक में पूछा कि क्या वो क्लास छोड़कर बिलियर्ड्स खेलने चले, लेकिन नायक ने तुरंत ऑफर रिजेक्ट कर दिया और बोला कि जब वो खुद कह रहा है कि मैं इतने दिनों से क्लास में नहीं आया तो फिर और क्यों मिस करूं। इतना कहकर अचानक नायक पूरी तरह लेक्चर पर फोकस करने लगा। नोटबुक खोलकर लिखना शुरू कर दिया और बोला कि हमें क्लास के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर रहना चाहिए। मुयोक को पढ़ते हुए देखकर क्लासरूम में बैठे सारे स्टूडेंट्स शॉक हो गए और आपस में सोचने लगे कि इसे अचानक क्या हो गया। उसका बेस्ट फ्रेंड ऑलमोस्ट रोने जैसी आवाज में बोल पड़ा कि दुनिया खत्म होने में सिर्फ 9 साल बचे हैं और ये बंदा यहाँ बैठकर सीरियसली पढ़ाई कर रहा है और किताब खोलकर नोट्स बना रहा है। तब सबको फील हुआ कि कुछ तो डेफिनेटली रॉन्ग है। ये देखकर नायक को याद आया कि हाई स्कूल में पढ़ाई उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे थी और उसने सीरियसली पढ़ना तब शुरू किया था जब वो अपने ग्रैंडफादर से मिला था। पास्ट लाइफ में नायक अपने बूढ़े दादाजी के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में था, जो हमें
हमेशा टॉप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते थे और जिनका एक ही गोल था कि उसका ग्रैंडसन कोरिया लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। हालांकि दादाजी को खुद भी अपने पोते से ऐसी अचीवमेंट की उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो इसे उसकी कैपेबिलिटी चेक करने का स्केल बना चुके थे। बूढ़े दादा ने प्रॉमिस किया था कि वो उनके घर में भूखा नहीं रहेगा, लेकिन अगर नायक फेल हो गया तो उसे फैमिली से रिलेशनशिप कट करना पड़ेगा। इसी प्रेशर में नायक ने जान लगाकर पढ़ाई की और आखिरकार यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। उसी के बाद वो अपने ग्रैंडफादर के घर में काम करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका फैमिली ने यूज करना शुरू कर दिया जैसे वो उनका ब्लड सर्वेंट हो। अब नायक ने डिसाइड कर लिया था कि इस लाइफ में वो वैसा नहीं जिएगा। उसने कुछ अलग करने की ठान ली और अपने न्यू गोल को अचीव करने के लिए फिर से सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दी। क्लास के दौरान कई स्टूडेंट्स कॉरिडोर में इधर उधर घूम रहे थे, तभी अचानक एक टीचर वहां आ गया और हाथ में पकड़े स्टिक से सबको डांटने लगा। वो क्लासरूम में घुसा, अपनी नोटबुक जोर से डेस्क पर पटकी और सबको अटेंशन में खड़े होने और उसके सामने सिर झुकाने को कहा। सारे स्टूडेंट्स ने चुपचाप सिर झुका लिया और फिर टीचर ने नायक को आगे बुलाया। उसने पूछा कि वो कितने दिनों से स्कूल नहीं आया और फिर ताना मारते हुए कहा कि क्या वो स्कूल को अमेजमेंट पार्क समझता है, जहां जब मन किया आया और जब मन किया चला गया। नायक ने पॉलिटली माफी मांगी और बताया कि उसे अपनी दादी की केयर करनी पड़ रही थी, लेकिन उसी मोमेंट टीचर ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसकी बात पर विश्वास न करते हुए टीचर बोला कि वो एक बैड किड और ट्रबल मेकर है और उसके जैसा इंसान कभी अपनी दादी की केयर नहीं करता, वो कहीं शराब पी रहा होगा। टीचर को अब भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। नायक को याद आया कि यही वही फर्स्ट ग्रेड टीचर था जो स्टूडेंट्स को जानवरों की तरह ट्रीट करता था और बार बार उसे नीचा दिखाता था कि उससे आर्ग्यू करना उसकी स्टूपिडिटी है। नायक को याद है कि टीचर की एज मुश्किल से 30 से थोड़ी ज्यादा थी और उसे समझ नहीं आता था कि वो उसके साथ इतना अनफेयर बिहेवियर क्यों करता था। वही घटिया इंसान एक बार उसकी दादी से मिलने गया था और शेमलेसली रिश्वत मांग ली थी। इस इंसिडेंट को इग्नोर करते हुए नायक ने अपनी दादी को वो हजारों रुपए देना बंद करवा दिए थे जो वो मेहनत से कमाकर उसे देती थी, और इसी वजह से वो टीचर जब भी मौका मिलता उसे टारगेट करता था। टीचर ल्यूक को मारता रहा, उसे जमीन पर गिराता रहा और चिल्लाता रहा कि वो जानता है कि ये लड़का हमेशा ट्रबल क्रिएट करने के बारे में ही सोचता रहता है। टीचर ने यह भी आर्ग्यू किया कि नायक जैसे बच्चे स्कूल छोड़ने के बाद हमेशा गुंडे बन जाते हैं, तभी अचानक वाइस प्रिंसिपल क्लासरूम में एंटर करता है जिससे टीचर तुरंत नर्वस हो जाता है। वाइस प्रिंसिपल ने क्लासरूम में नजर घुमाते हुए पूछा कि क्या इस क्लास में मुयोक नाम का कोई स्टूडेंट है। स्टूडेंट रंगे हाथों पकड़े जाते ही टीचर पूरी तरह शॉक में चला गया और बोलने लायक भी नहीं बचा। स्कूल के बाहर एक प्योर ब्लैक इंपोर्टेड कार खड़ी थी और उसके पास सूट पहने मिस्टर हेल नायक का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने नायक से कार में बैठने को कहा, पूरे स्कूल में हलचल मच गई और खिड़कियों से झांकते हुए सारे लोग बाहर देखने लगे, क्योंकि ऐसी लग्जरी कार वहां देखना किसी के लिए नॉर्मल बात नहीं थी। नायक जैसे ही कार में बैठा, उसकी नजर सामने बैठे अपने दादाजी पर पड़ी। प्रेसिडेंट चियन सेन खुद वहां मौजूद थे और कामली पूछ रहे थे कि क्या वो मिसुक का बेटा है। नायक के दिमाग में वही पल घूम गया कि आखिरकार उनकी फिर से मुलाकात हो ही गई और आखिरी बार उसने उन्हें करीब 20 साल पहले उनकी मौत से पहले देखा था। उसने बिना हिचक कंफर्म किया कि उसके पिता किम तैसू और उसकी मां चियन मिसुक थी। बूढ़े आदमी ने हल्की सी प्राइड के साथ कहा कि वो खुद नायक की मांग पर यहाँ आए हैं। थोड़ी देर बाद नायक ने सीधे पूछ लिया कि क्या रास्ते में वो उसकी माँ की ग्रेव पर गए थे, और बूढ़े आदमी ने ऑनेस्टली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। नायक ने कहा कि उसने सुना था कि वो कभी उसकी माँ से मिलने नहीं गए, इसलिए उसने उनसे बात करने से पहले वहाँ रुकना जरूरी समझा। नायक ने आगे बताया कि उसकी दादी, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था और इसी वजह से वो किसी तरह की अपॉलॉजी देने में भी इंटरेस्टेड नहीं था। नायक के काल्म और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को देखकर बूढ़ा आदमी खुद सवाल करने लगा कि क्या ये सच में बच्चा ही है, क्योंकि उसके सामने बैठा लड़का जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या नायक सच में उसे जानता है। नायक अच्छी तरह जानता था कि वो लोन इंडस्ट्री के एक लिविंग लेजेंड थे। जब वो डेली वेज वर्कर बनकर साउथ आए थे, तब शायद ही कोई ऐसा व्यापारी या पॉलिटिशियन रहा हो जिसने उनसे पैसा उधार न लिया हो। 90s में तो उनकी ट्रिलियन वर्थ प्रॉपर्टी ने पूरे देश को हिला रखा था, लेकिन फिर भी नायक ने कामली जवाब दिया कि वो उन्हें बस थोड़ा बहुत जानता है, इतना कि वो कोई बिजनेस चलाते हैं। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला कि वो एसयू में एक छोटा सा मनी लेंडिंग बिजनेस चलाता था और फिर पूछ बैठा कि क्या नायक को पता है कि वो असल में क्या करता था। लेकिन नायक जानता था कि वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। बिना घुमाए बूढ़े आदमी ने पूछ लिया कि नायक आखिर चाहता क्या है। पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए नायक ने कहा कि उसकी सिर्फ एक ही विश है, चियन फैमिली को पूरी तरह खत्म करना और उनकी सारी वेल्थ अपने कब्जे में लेना। चियन ब्रदर्स से बदला लेने का सबसे सही तरीका पैसा ही था, क्योंकि चियन और तौनिन की मौत के बाद उन्हें एक मैसिव इनहेरिटेंस मिलने वाली थी और नायक ने वो पूरी इनहेरिटेंस खुद लेने की प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन इसके लिए उसे क्वाइटली फंड कलेक्ट करना होगा ताकि चियन फैमिली को जरा भी भनक न लगे। बूढ़े आदमी ने फिर पूछा कि उसे यहाँ बुलाने की वजह क्या है और नायक ने स्ट्रेट जवाब दिया कि उसे पैसे उधार लेने हैं। ये सुनकर बूढ़े आदमी को लगा कि आखिर सब कुछ होने के बाद भी बात घूम फिर कर पैसे पर ही आ गई और उसे ये थोड़ा पैथेटिक भी लगा।
लगा। उसने पूछा कि नायक को कितने पैसे चाहिए। मेन कैरेक्टर ने बताया कि उसकी दादी, जिन्होंने उसे पूरे 17 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें हार्ट सर्जरी की जरूरत है और इसके लिए उसे 10 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ रुपए चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन तक उसे हर महीने ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए 1 मिलियन यानी करीब 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। नायक की बात सुनकर बूढ़े आदमी ने काल्मली कहा कि ये अमाउंट अरेंज करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बूढ़ा आदमी नायक की मेंटल स्टेट पर सवाल उठाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे सिर्फ पॉकेट मनी के लिए यहाँ बुलाया है। लेकिन नायक काल्मली समझाता है कि वो फ्री में पैसे मांगने नहीं आया है, बल्कि बस थोड़े समय के लिए लोन चाहता है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी जोर से हंस पड़ता है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा बच्चा खड़ा है जो इंटरेस्ट भी नहीं चुका सकता और फिर भी फ्री मनी लेने से इनकार कर रहा है। वो कहता है कि एक अकेले शार्क के लिए किसी को पैसा उधार देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बिना रीजन के पैसे देने की इजाजत भी नहीं देते। अब बूढ़ा आदमी नायक को प्रेशर में लाते हुए पूछता है कि क्या वो सच में इस लोन को चुका सकता है और क्या उसके पास कोई कोलेटरल या क्रेडिबिलिटी है। जवाब देता है कि उसकी सबसे बड़ी कोलेटरल उसका दिमाग है। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी चौंक जाता है। नायक आगे कहता है कि अगर उसे लोन मिल गया तो वो कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा और उसी एडमिशन को कोलेटरल बनाकर लोन चुका देगा। नायक का ये प्रपोजल सुनकर प्रेसिडेंट पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि पहले वो खुद नायक से ऐसा करने को कह चुका था, लेकिन अब ये उसकी अपनी तरफ से आई हुई डिमांड थी। चियान तैसन को हमेशा एकेडमिक अचीवमेंट्स का ऑब्सेशन रहा था, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से वो खुद कभी प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाया। जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके बच्चों की पढ़ाई को लेकर उसकी चिंता भी बढ़ती गई। नायक की माँ का भी सोल के एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, लेकिन उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। ऐसे में अपने पोते को कोरिया यूनिवर्सिटी में दाखिल कराना उसकी पुरानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को मिटाने का एक परफेक्ट मौका था। फिर बूढ़े आदमी के दिमाग में ये शक आता है कि नायक शायद अपने लो ग्रेड्स की वजह से यूनिवर्सिटी में एडमिट होने लायक ही नहीं है और हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। तभी वो सीधे पूछता है कि नायक को खुद पर कितना भरोसा है और अगर वो फेल हो गया तो क्या करेगा। नायक अंदर ही अंदर सोचता है कि वो एक बार सक्सीड कर चुका है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो दूसरी बार भी सक्सीड करेगा। फिर भी उसे पता था कि उसे अपने दादाजी से जितना सपोर्ट मिल सके उतना लेना होगा, इसलिए वो काल्मली बोलता है कि अगर उसे एडमिशन नहीं मिला तो वो अपना सिर और शरीर दोनों उन्हें दे देगा और पूछता है कि क्या ये काफी है। नायक की ये बात सुनकर बूढ़ा आदमी ठहाका लगाता है और कहता है कि ये इनफ है। थोड़ी देर बाद नायक फिर बोलता है कि अगर वो पास हो गया तो वो सेलिब्रेशन के तौर पर एक गिफ्ट चाहेगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी और भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये लड़का अब कुछ और भी मांगने वाला है, लेकिन नायक साफ कह देता है कि वो कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद ही उस गिफ्ट के बारे में बताएगा। बस इतना हिंट देता है कि गिफ्ट काफी बड़ा होगा। बूढ़ा आदमी जोर से हंसते हुए कहता है कि वो बेसब्री से इंतजार करेगा ये देखने के लिए कि वो गिफ्ट कितना बड़ा निकलता है। फिर वो वार्न करता है कि अगर नायक अपने प्रॉमिस पर खरा नहीं उतरा तो वो उसका हो जाएगा और उसे वो सब करना पड़ेगा जो बूढ़ा आदमी कहेगा, और वो काम इतने डरावने होंगे कि मॉन्स्टर्स भी उन्हें करने से डरेंगे। लेकिन नायक पीछे नहीं हटता और कॉन्फिडेंटली कहता है कि डील डन है। लंबी बातचीत के बाद बूढ़ा आदमी अपनी कार में बैठकर तेजी से निकल जाता है और नायक पीछे से सोचता है कि वो बस एक बच्चे को डराने की कोशिश कर रहा था। उसे ये आइडिया अच्छा लगता है कि बूढ़े आदमी के कामों से मॉन्स्टर्स भी डरते होंगे और वो खुद से कहता है कि अगर उसे मॉन्स्टर बनना पड़ा तो वो ऐसा मॉन्स्टर बनेगा जो चियान फैमिली को टुकड़े टुकड़े कर देगा। दूसरी तरफ ट्रैफिक में बैठे बूढ़े आदमी ने अपने ड्राइवर से हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वो बच्चा वाकई काफी मजेदार है। ड्राइवर ने धीरे से कहा कि उसे हैरानी हो रही है कि नायक असल में उन रिपोर्ट्स से कितना अलग है जो उसके बारे में मिली थी। बूढ़ा आदमी भी मानता है और कहता है कि अपने पूरे बिजनेस लाइफ में उसने हर तरह के इंसान देखे हैं, कुछ ऐसे जो पैसा वापस नहीं करते और ऊपर से बेशर्मी से और मांगने लगते हैं, कुछ ऐसे जो गुंडों को भेजकर धमकाते हैं और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो पैसों के लिए अपने ही बच्चों तक को बेच देते हैं। वो आगे कहता है कि इतने सालों में अनगिनत डील्स करने के बाद भी वो अब किसी इंसान को पहली नजर में पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी किसी के जेस्चर्स, आंखों की नजर और बोलने के टोन से उसके अंदर की सोच का अंदाजा लग जाता है। लेकिन इस बार बूढ़ा आदमी साफ कहता है कि वो उस लड़के को समझ ही नहीं पा रहा था, उल्टा उसे ऐसा लग रहा था जैसे वही लड़का उसका इवैल्यूएशन कर रहा हो। ये सुनकर ड्राइवर हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि शायद साहब को वो बच्चा पसंद आ गया है। अचानक बूढ़ा आदमी ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी दाहंग हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दो। हॉस्पिटल में नायक डॉक्टर से अपनी दादी का ख्याल रखने को कहता है, जिस पर डॉक्टर आराम से बोलता है कि चिंता मत करो, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है। जब नायक बाहर निकलता है तब सर्जरी शुरू हो चुकी होती है। तभी वही टैटू वाला बदमाश लड़का आता है और कैजुअली बोलता है कि रोज स्कूल जाया कर और दिन में 3 बार खाना खाया कर। फिर वो हंसते हुए उसे छत पर सिगरेट पीने के लिए बुलाता है, लेकिन नायक सोचता है कि क्या एक हाई स्कूल स्टूडेंट से ऐसी बात कहना सही है और उसे थोड़ी गिल्ट फील होती है। वो बदमाश पूछता है कि इतनी कम उम्र में इतना सीरियसली पढ़ाई क्यों कर रहा है और कहता है कि लाइफ को भी एंजॉय करना चाहिए। फिर खुद ही बोल देता है कि अगर पढ़ाई करनी है तो वो उसे
रोकेगा नहीं और उसकी तरफ एक च्युइंग गम बढ़ाते हुए कहता है कि जब नींद आए तो इसे चबा लेना। इतना कहकर वो कैजुअली गुड बाय बोलता है और कहता है कि फिर मिलेंगे। नायक सोचता है कि उस समय वो आदमी सैकड़ों लोगों वाले एक नोटोरियस गैंग का हेड था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका नेचर इतना मजाकिया होगा। हालांकि उसे ये भी याद था कि फ्यूचर में जब क्राइम वॉर शुरू होगी तो पार्क डोंग-सू का अंत बेहद भयानक होने वाला है। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ नायक देखता है कि हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर कुछ सस्पिशियस लोग आ चुके हैं और उनके पास वेपन्स भी हैं। नायक समझ जाता है कि शायद पार्क डोंग-सू आज नहीं मरेगा, इसलिए हो सकता है वो इस सिचुएशन को अपने एडवांटेज में इस्तेमाल कर सके। रिसेप्शन पर वो लोग अटेंडेंट से पूछते हैं कि पार्क डोंग-सू का वार्ड कहाँ है। डरी हुई लड़की उनसे रिलेशन पूछती है, लेकिन वो लोग बदतमीजी से बोलते हैं कि वो उससे मिलने आए हैं। तभी अचानक नायक सामने आता है, उन्हें पोलाइटली ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या वो उसके भाई को ढूंढ रहे हैं और खुद को उसका छोटा भाई बताता है। फिर वो कैजुअली कहता है कि वो उन्हें रूम तक ले जाएगा, जिससे वो लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। नायक को गुस्सा आ रहा था कि ये कीड़े उस हॉस्पिटल में हंगामा करने आए हैं जहां उसकी दादी का ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकालने का फैसला करता है। जैसे ही वो लोग नायक के पीछे चलते हैं, उन्हें शक होने लगता है और वो पूछते हैं कि उन्हें आखिर कहाँ ले जाया जा रहा है। नायक काल्मली पूछता है कि क्या वो पार्क डोंग-सू को मारने आए हैं, और तभी उनमें से एक आदमी चाकू निकालकर पूछता है कि वो आखिर है कौन। नायक पहले से ही फाइट के लिए तैयार होते हुए हल्की अंगड़ाई ले रहा होता है, लेकिन उसी पल पार्क डोंग-सू पीछे से प्रकट होता है और ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या उन्हें एक स्टूडेंट पर चाकू तानने में शर्म नहीं आती। एक गुंडा गुस्से में उस पर घूंसा मारने दौड़ता है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि पार्क डोंग-सू अपने सिर से ही उस पंच को रोक लेता है। जैसे ही उस आदमी का हाथ दर्द से चिल्लाता है, टैटू वाला बदमाश उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उसका शरीर जमीन पर उछल जाता है। बाकी लोग पहले से अलर्ट हो जाते हैं। जैसे ही पार्क डोंग-सू अपनी शर्ट उतारने लगता है, दूसरा आदमी चाकू लेकर उस पर झपटता है, लेकिन कुछ ही मूव्स में वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और गिरने से पहले ही उसे दूसरे गुंडे की तरफ फेंक देता है। फिर परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ वो अपनी चापल उसी गुंडे के चेहरे पर फेंकता है और दोनों को लात मारकर दूर उड़ा देता है। आखिरी बचा हुआ आदमी घबराकर देखता है कि उसके ठीक बगल में ग्लास विंडोज लगी हुई हैं। जैसे ही उस आखिरी आदमी ने पार्क पर हमला करने की कोशिश की, उसका अंजाम पहले से तय था। डोंग-सू ने बिना वक्त गंवाए कांच की खिड़की तोड़ दी और उसी मोमेंटम में एक जोरदार पंच मारा, जिससे वो गुंडा हवा में उछलकर दूर जा गिरा। कुछ पल के लिए पार्क और नायक बस एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ बोले, जैसे दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों। थोड़ी देर बाद वे वापस हॉस्पिटल के अंदर आ चुके थे। पार्क ने हल्की सांस लेते हुए कहा कि काफी समय बाद इतना रिलैक्स्ड फील हुआ है और बताया कि वो पहले भी इस इलाके को लेकर उन्हीं लोगों से लड़ चुका है। उसे पहले से अंदाजा था कि हॉस्पिटल में रहते हुए वो लोग उसे ढूंढने आएंगे। नायक ने भी साफ किया कि वो उन पर पहले से नजर रखे हुए था, इसी वजह से उसने उन्हें अंदर आने दिया। पार्क हंसते हुए कहता है कि मुयेक में सच में हिम्मत है, क्योंकि जब उन लोगों ने उस पर चाकू ताना था तब भी वो डरा नहीं। इस पर नायक काल्मली जवाब देता है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि पार्क जरूर आएगा, और ये भी बताता है कि उसने उसके साथियों को हॉस्पिटल के आसपास नजर रखते हुए देखा था। वो कहता है कि अगर उसने बीच में दखल नहीं भी दिया होता तब भी रिजल्ट वही रहता, क्योंकि डोंग-सू उन सब पर अकेले ही भारी पड़ जाता। इसके बावजूद पार्क को लगता है कि वो नायक का कर्जदार है, इसलिए वो पूछता है कि उसकी विश क्या है और बोलता है कि पैसों के लिए, औरतों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। नायक मन ही मन सोचता है कि उसकी प्लान का पहला वेपन यही डोंग-सू होगा, इसलिए उसे अपने कंट्रोल में लेना जरूरी है। वो टैटू वाले आदमी से कहता है कि अपने सबसे करीबी लोगों को लेकर 3 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाए। ये सुनते ही पार्क झल्ला जाता है और कहता है कि वो कुछ भी मांग सकता है, लेकिन ये बात तो सरासर बकवास है, और पूछता है कि उसे आखिर छिपने की जरूरत क्यों है। नायक तब उसे बताता है कि राष्ट्रपति जल्द ही क्राइम के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करने वाले हैं और बड़े छोटे सभी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को पकड़ लिया जाएगा। ये सुनकर पार्क एकदम शॉक में चला जाता है। नायक आगे बताता है कि अक्टूबर 1990 में राष्ट्रपति एक स्पेशल ऑर्डर जारी करेंगे, जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को साफ करने के लिए होगा। पिछले साल भले ही कुछ बड़े क्राइम्स पर एक्शन लिया गया हो, लेकिन ये वॉर ऑन क्राइम उससे बिल्कुल अलग होने वाली है। ये एक फुल स्केल कैंपेन होगा जिसमें जुड़े हुए हर छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया जाएगा। नायक उसे ये भी कहता है कि सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि दूसरे गैंग से भी अपनी लोकेशन छुपा कर रखे और खास तौर पर अपनी बॉस लीसा से बहुत सावधान रहे। इतना कहकर नायक बातचीत खत्म कर देता है और कहता है कि यही उसकी एकमात्र इच्छा थी। वो जानता था कि अब फैसला पार्क के हाथ में है और अगर वो बच गया तो फ्यूचर में वो उसके बहुत काम आ सकता है। 1 महीने बाद नायक की कही हुई हर बात सच साबित होती है। न्यूज में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने राष्ट्रपति को पूरी तरह सफाई करने का अधिकार दे दिया है। न्यूज़पेपर्स में छपता है कि प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस दोनों को फुल पावर दे दी गई है और बुसान के लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशंस पर रेड्स शुरू हो चुके हैं। ये सब सुनकर पार्क डोंग-सू
वासु के साथियों में हड़कंप मच जाता है, लेकिन पार्क खुद पहले से सब जानता था। वो अपने लोगों से कहता है कि कोई भी बेवजह बाहर न जाए और कोई अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट न करे। जब एक छोटा गुंडा अखबार पढ़ता है और देखता है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा नायक ने कहा था, तो वो हैरान रह जाता है। पार्क बस इतना ही कहता है कि उस लड़के ने उससे जो बकवास की थी वो सच में बेकार नहीं थी और कम से कम एकजुट रहने की उम्मीद रखना इस बार गलत नहीं था। नायक मुस्कुराते हुए कहता है कि ये कामना जर्मनी में पूरी होगी, लेकिन उनके हाथों से नहीं। फिर कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहाँ डरा हुआ गुंडा यही सोच रहा था कि आखिर ये रहस्यमयी शख्स किम मुहियाक है कौन। घर पहुंचकर नायक अपनी दादी को बताता है कि उस बूढ़े आदमी ने सब संभाल लिया है, इसलिए अब उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो समझाता है कि उसे अपने दादा से, जो पिछले 17 सालों से गायब थे, एक अपार्टमेंट और कुछ पैसे विरासत में मिले हैं और अब दादी को काम करने की कोई जरूरत नहीं। दादी ये सब आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती, लेकिन नायक उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने अकेले उसे पालने के लिए कितनी मेहनत की है और वो इससे कहीं ज्यादा की हकदार हैं। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि अब वो आराम से रहें और बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी बीच अचानक दरवाजा खुलता है और नायक के दोस्त अंदर आ जाते हैं। वो रिब्स लेकर आए होते हैं और दादी के अस्पताल से डिस्चार्ज होने की बधाई देते हैं। माहौल पूरी तरह खुशियों से भर जाता है और सब मिलकर मांस भूनने और दिन को एंजॉय करने का प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद सीन स्कूल का होता है, जहाँ लड़के कहते हैं कि मौसम तो अच्छा है, लेकिन आज की परीक्षाएं पूरा मूड खराब कर रही हैं। दोस्त आपस में बहस कर रहे होते हैं कि पढ़ाई में कौन बेहतर है। एक टॉप 500 में है और दूसरा 520 से बाहर। कोई नायक से उसकी परीक्षा के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि उसका प्रदर्शन थोड़ा ही बेहतर हुआ है और अब भी उसे और मेहनत करनी होगी। नायक मन ही मन सोचता है कि इतने लंबे समय बाद पढ़ाई में वापस आना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने ठीक ठाक किया। जैसे ही वो क्लास में पहुंचते हैं, एक लड़का बताता है कि मुयेक परीक्षा में पहले नंबर पर आया है। ये सुनकर उसके दोस्त पूरी तरह चौंक जाते हैं। वो लड़का कहता है कि उसने ये बात सुबह टीचर के ऑफिस से सुनी थी। तभी अचानक एक छात्र आकर नायक से कहता है कि उसे टीचर के ऑफिस बुलाया गया है। उसके क्लासमेट्स सोचते हैं कि शायद उसे कोई इनाम मिलने वाला है और वो खुश होने लगते हैं। ऑफिस के अंदर टीचर उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसे क्यों बुलाया गया है। मुयेक चुप रहता है, जिससे टीचर गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। बाहर खिड़की से देख रहे उसके दोस्त घबरा जाते हैं। टीचर फिर वही सवाल दोहराता है और मुयेक पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उसे नहीं पता। इस पर उसे एक और थप्पड़ पड़ता है। टीचर उसके परीक्षा के रिजल्ट, नकल या किसी और गड़बड़ी को लेकर सवाल करने लगता है। वो कहता है कि पिछले सेमेस्टर में नायक स्कूल के सबसे कमजोर छात्रों में था और अब अचानक पहले नंबर पर कैसे आ गया। नायक समझ जाता है कि टीचर ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने ये बात कही थी कि जिस कार में नायक बैठा था उसमें बैठा आदमी उसका दादा था। इसी वजह से टीचर तर्क देता है कि उसके दादा का उसे बधाई देना बिल्कुल सही था, क्योंकि वो बचपन से ही उसके अभिभावक रहे हैं। ये सब सुनकर नायक को गहरी नफरत महसूस होती है और वो कह देता है कि वो बूढ़ा आदमी उसकी यादों से भी कहीं ज्यादा घटिया था। नायक बस इतना कहता है कि उसका दादा सू में रहता है और अगर टीचर को उससे मिलना है तो वहीं जाकर मिले। लेकिन टीचर कहता है कि शायद वो बूढ़ा आदमी दोबारा मिलने आएगा और नायक को उससे बात करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। इस पर नायक शांत स्वर में कहता है कि अगर बस इतनी ही बात थी तो वो अब जाएगा, क्योंकि उसकी अगली परीक्षा का समय हो रहा है। इस एटीट्यूड को देखकर टीचर को बेचैनी और गुस्सा आ जाता है और वो मुग्युक को दोबारा बुला लेता है। प्रेजेंट में वापस आते ही वो अब्यूसिव टीचर पूरी तरह कन्विंस था कि नायक ने चीटिंग की है। वो पूछता है कि क्या उसने अकेले किया या किसी और ने भी हेल्प की। नायक फिर साफ साफ कह देता है कि उसने बिल्कुल चीटिंग नहीं की। टीचर कहता है कि उसने पहले भी नायक को इश्यूज की वजह से सस्पेंड किया था और अब फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करने का आरोप लगाते हुए पूछता है कि क्या ये सब उसने अपनी ग्रैंडमा से सीखा है। अपनी दादी का नाम सुनते ही नायक को लगता है कि ये आदमी लाइन क्रॉस कर चुका है। उसका बिहेवियर अब अनबेरेबल हो चुका था। टीचर घूरते हुए पूछता है कि वो क्या देख रहा है और धमकी देता है कि उसकी आंखें निकाल देगा। ये सुनते ही नायक पूरी तरह एंग्री हो जाता है और उसे डिमांड करता है कि वो अपने वर्ड्स के लिए माफी मांगे, क्योंकि चाहे उसने पढ़ाई की हो या चीटिंग की हो, उसकी ग्रैंडमा का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जवाब में टीचर उसे एक और थप्पड़ मार देता है और उसे पागल कहता है। इसके बाद वो गुस्से में सभी स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स फाड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चीटिंग में सबको 0 मार्क्स मिलेंगे। वो नायक को अनलिमिटेड टाइम के लिए सस्पेंड कर देता है और कहता है कि वो उसे स्कूल से निकालना चाहता है, बस कर नहीं सकता। इससे भी नायक शांत नहीं होता। वो टीचर के सामने एक बेट रख देता है। वो कहता है कि वो एग्जाम के सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेगा जैसे टीचर ने किया है। अगर उसके मार्क्स कम हुए तो वो बिना किसी कंप्लेंट के स्कूल छोड़ देगा, लेकिन अगर उसके मार्क्स बराबर आए तो टीचर को अपनी जॉब से रिजाइन करना होगा। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं। टीचर फिर से वायलेंस पर उतर आता है और स्टिक से मारने ही वाला होता है, लेकिन नायक उसका हाथ रोक देता है और पूछता है कि क्या उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके बाद वो एग्जाम पेपर्स लाने को कहता है। कुछ समय बाद भी हर कोई नर्वस था कि रिजल्ट क्या होगा। नायक एग्जाम का बड़ा
बड़ा हिस्सा सॉल्व कर चुका था। जब आंसर चेक हो रहे थे तो साफ दिख रहा था कि हर क्वेश्चन के फुल मार्क्स सेम थे। एक टीचर कहता है कि नायक इंग्लिश पेपर भी कंप्लीट कर चुका है और अगर फुल मार्क्स आए तो वो सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाते हुए नायक कहता है कि वो अब लास्ट क्वेश्चन पर है और अगर वो सही हुआ तो टीचर को हमेशा के लिए स्कूल छोड़ना पड़ेगा। वो ये भी कहता है कि अगर टीचर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता तो वो उससे टीचर जैसा रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। पूरा माहौल टेंस हो जाता है। फिर नायक कहता है कि अगर टीचर उसी मोमेंट माफी मांग ले तो वो सवाल सॉल्व करना यहीं रोक देगा, लेकिन टीचर को उसका टोन बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी अचानक प्रिंसिपल आ जाते हैं और दोनों को रोक देते हैं। वो कहते हैं कि अब बहुत हो चुका है और नायक पहले ही प्रूव कर चुका है कि उसने चीटिंग नहीं की। प्रिंसिपल साफ कहते हैं कि टीचर को नायक से माफी मांगनी चाहिए और ये भी कहते हैं कि उसकी तारीफ करनी चाहिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस और मार्क्स दोनों इंप्रूव हों। आखिरकार सबके सामने वो अब्यूसिव टीचर नायक से माफी मांगता है। वो कहता है कि उससे सब कुछ गलत समझ लिया गया था, लेकिन फिर भी वो मेन कैरेक्टर की आंखों में देखकर बात नहीं कर पा रहा था। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेन कैरेक्टर अपना पेन मेज पर रख देता है और सीरियस टोन में कहता है कि वो अब अपनी क्लास में वापस जा रहा है। जैसे ही वो बाहर निकलता है सारे स्टूडेंट्स उसकी जीत सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब सबको पता चल चुका था कि मेन कैरेक्टर एग्जाम में फर्स्ट आया है। उसके दोस्त ये देखकर मजाक करते हैं कि सब कुछ होने के बाद टीचर कितना डरा डरा सा लग रहा था। हालांकि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मयूक सच में फर्स्ट आया है, इसलिए वो पूछते हैं कि क्या वो कोरिया यूनिवर्सिटी जाने वाला है। सीरियस होकर नायक मोंगू से कहता है कि अब उसे मन लगाकर पढ़ाई शुरू करनी चाहिए और वो उसकी हेल्प भी करेगा। फिर वो हानंग को फिर से जूडो प्रैक्टिस शुरू करने की सलाह देता है। नायक बताता है कि मोंगू के हाई स्कूल मार्क्स अच्छे थे, लेकिन उसने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वोकेशनल स्कूल चुन लिया। वहीं हानंग हाई स्कूल के टाइम जूडो में काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर था, लेकिन अपने दोस्तों से अलग न होने के लिए उसने ऐसा स्कूल चुना जहां स्पोर्ट्स टीम ही नहीं थी। हालांकि उसके दोस्त इन बातों से ज्यादा खुश नहीं थे। एक सोचता था कि वो जवानी में फैक्ट्रीज में काम करेगा और दूसरा अपने फादर का बिजनेस संभालने की सोच रहा था। नायक उनके पास आता है और सीरियस होकर कहता है कि आने वाले समय में उन्हें वही काम करने होंगे जो उनके दिल से जुड़े हों, लेकिन रियलिस्टिकली वो ये भी कहता है कि अकेले ये सब करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो फ्यूचर में उनसे फुल सपोर्ट की उम्मीद करता है। आखिरकार तीनों मिलकर कड़ी मेहनत करने का फैसला करते हैं। नायक को एहसास होता है कि सिर्फ फ्यूचर जान लेने से बदला पूरा नहीं होगा, उसे ऐसे साथियों की जरूरत है जो उसे धोखा न दें और जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता है वो उसके दोस्त ही थे। समय के साथ नायक अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करता है। इसी वजह से वो फाइनल एग्जाम में भी आसानी से फर्स्ट रैंक ले आता है। मोंगू के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगता है। हुआंग भी दोबारा जूडो प्रैक्टिस शुरू कर देता है। सब कुछ सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था और कुछ समय बाद एक ठंडे और बर्फीले दिन नायक आखिरकार चिन फैमिली के इनविंसिबल फोर्ट्रेस के सामने खड़ा होता है। हनमडोंग और पोंगदुचडोंग देश के सबसे रिच एरियाज में से एक थे और यही चिन फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। पैसे के मामले में प्रॉपर्टी सबसे वैल्यूएबल मानी जाती थी। फिर भी थर्ड रिपब्लिक ने मिलिट्री कूप के जरिए सत्ता हथिया ली थी और उसके बाद फोर्थ रिपब्लिक ने भी एक और कूप के जरिए पावर हासिल की। लेकिन इन सब के बावजूद ग्रेट लोन शार्क का फोर्ट्रेस उनकी इमेंस वेल्थ को हर पावर से बचाकर रखे हुए था। उसी समय नायक अपने ग्रैंडफादर के साथ उनके घर में डिनर कर रहा था। उसे याद आता है कि उसके पास्ट लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के काफी समय बाद ही उसकी मुलाकात चियान टसेन से हुई थी। इससे वो समझ जाता है कि इस लाइफ में उसके ग्रैंडफादर का उसके प्रति इवैल्यूएशन बदल चुका है। उस ठंडे और रहस्यमय कमरे में दोनों के बीच की खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा भारी थी। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने उसकी अचीवमेंट्स के बारे में सुना है और वो 2 बार स्कूल में फर्स्ट रैंक ला चुका है। हालांकि वो ये भी जोड़ता है कि राइवल स्कूल का लेवल कोई खास नहीं था, इसलिए ये अचीवमेंट बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर भी उसे साफ महसूस होता है कि इस बार उसका पोता पहले जैसा नहीं है। लोन शार्क अपने पोते की इंटेलिजेंस से हैरान भी था और खुश भी। आखिर में वो कहता है कि जब तक नायक अपने वादों पर खरा उतरता रहेगा वो उसे एक गिफ्ट देना चाहता है और उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है। लेकिन अभी भी रहस्यमय अंदाज में नायक कहता है कि जैसा उसने पहले कहा था वो कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद ही अपनी इच्छा बताएगा। बूढ़ा आदमी जानता था कि वादा यही था कि यूनिवर्सिटी में एंट्री मिलने के बाद गिफ्ट दिया जाएगा, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या मांगेगा। फिर भी वो जानना चाहता था कि नायक उस वक्त क्या चाहता है। नायक देखता है कि उसके दादा थोड़ा सॉफ्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सोचता है कि अलावेंस की जगह कुछ अलग मांगना चाहिए। हिम्मत जुटाकर नायक अपने दादा से उनकी कंपनी के कुछ शेयर मांग लेता है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी चौंक जाता है और पूछता है कि क्या उसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता भी है। नायक साफ कह देता है कि उसे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो उनसे गाइडेंस मांग रहा है। फिर वो पूछता है कि किन कंपनीज के शेयर्स लेना उसके लिए सही रहेगा। नायक मन ही मन सोचता है कि अगर वो कैश की जगह शेयर्स मांगेगा तो उसके दादा इसे एक समझदार और मैच्योर रिक्वेस्ट मानेंगे। बूढ़ा मुस्कुराता है और डायरेक्टर से पूछता है कि डायन कॉर्पोरेशन में उनकी हिस्सेदारी कितनी है। जवाब मिलता है 4%।
10%। सबको चौंकाते हुए लोन शार्क आदेश देता है कि पूरी हिस्सेदारी उसके पोते के नाम एलोकेट कर दी जाए। साथ ही वो ये भी कहता है कि टैक्सेस सही तरीके से पे किए जाए क्योंकि ये उसके लिए एक गिफ्ट है। नायक ये सुनकर दंग रह जाता है। डीएन के शेयर्स उस वक्त सबसे पावरफुल ग्रुप कंपनी मानी जाती थी और टॉप कॉन्ग्लोमरेट्स में फर्स्ट रैंक पर थी। हालांकि फाउंडर्स की मौत के बाद हेयर्स के बीच डिस्प्यूट्स हुए और कंपनी स्प्लिट हो गई, लेकिन फिर भी डीएन के शेयर्स सिर्फ पैसों की बात नहीं थे। अब नायक अपने दादा का दिल से आभारी था। वो जानता था कि डायन के शेयर्स मिलना, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, बेहद मुश्किल काम है। उसने कभी इतना बड़ा गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि उसे लगा था कि शायद बस थोड़ा अलाउंस मिलेगा। और तभी अचानक लोन शार्क के बेटे रेजिडेंस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ कई लोग मौजूद थे जिनमें चियान और शेन सुहान भी शामिल थे। चियान पूछता है कि क्या वो प्रोटो मिसुक का बेटा है। अब मुएक आमने सामने खड़ा था उन लोगों के जिनकी वो तलाश कर रहा था, वही लोग जिन्होंने उसकी हत्या का आदेश दिया था। बूढ़ा प्रोटो से कहता है कि वो अपने अंकल्स को ग्रीट करे। प्रोटो समझ जाता है कि वो लोग उस पर शक कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो पूरी तरह श्योर नहीं थे, इसलिए वो लो प्रोफाइल रहने का फैसला करता है। वो फॉर्मल और फ्रेंडली तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके अंकल्स कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि मुएक का बचपन काफी मुश्किलों में बीता। उसकी माँ उसके साथ नहीं थी और उसकी परवरिश सिर्फ उसकी दादी ने की। तभी स्वान प्रोटो के पास आता है और कहता है कि उसे जो भी चाहिए वो बेझिझक बता सकता है क्योंकि चाहे जो भी हो वो अब भी फैमिली है। इसी बीच एक बेटा कैजुअली पूछता है कि उसकी बेटी की ससुराल का बिजनेस कैसा चल रहा है क्योंकि उसने सुना था कि सैमसंग ग्रुप इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन लड़की काल्मली जवाब देती है कि सब ठीक है और ये सब मीडिया की बनाई हुई स्टोरीज हैं। वो आगे कहती है कि उसके ससुर ऐसा कभी होने नहीं देंगे। इस पर बूढ़ा आदमी सहमति जताता है और कहता है कि वो आदमी बेहद निर्दयी है जिसने ना कभी आंसू बहाए हैं और ना ही खून। लोन शार्क आगे कहता है कि उसकी बेटी को साफ साफ अपने ससुर को बता देना चाहिए कि वो हमेशा उन पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि शादी के बाद वो भी फैमिली का हिस्सा है और उन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अब सफेद बालों वाला आदमी अपने दूसरे बेटे से मिस्टर किम के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि ससुर जी पॉलिटिकल मामलों में एक्टिव हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर कभी कोई इश्यू आए तो नुकसान से बचने के लिए सीधे उनके पास आ जाए क्योंकि वो इलीगल डीलिंग्स की वजह से किसी भी ट्रबल में पड़ना नहीं चाहते। इतनी बातचीत के बाद सफेद बालों वाला आदमी अचानक पूछता है कि क्या उनके किसी बेटे ने प्रेसिडेंट ली हाकू को पैसे भेजे हैं। वो गुस्से में कहता है कि पैसे का इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर किसी को पैसे चाहिए तो उसे खुद सामने आकर मांगना चाहिए, उससे पहले कभी पैसे नहीं देने चाहिए। ये सुनते ही एक बेटा घबरा जाता है और पूछता है कि क्या उनके पिता प्रेसिडेंट ली हाकू को नहीं जानते, और उसे डर लगने लगता है कि कहीं उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया तो। दूसरा बेटा भी डर जाता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो ची और पोंग चुप नहीं बैठेंगे। माहौल अचानक टेंस हो जाता है और मूर्ति पूजा जैसी बातों से बूढ़ा आदमी और चिढ़ जाता है क्योंकि बाहर का माहौल भी धीरे धीरे और डार्क होता जा रहा था। इधर नायक अब अपनी माँ के पुराने कमरे में खड़ा था। अलमारियां खंगालते हुए उसे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके पिछले लाइफ में था। तभी वो एक किताब उठाता है और पन्ने पलटते हुए उसकी नजर अपने दादा और अपनी दिवंगत माँ की एक फोटो पर पड़ती है। वो सोचता है कि पिछले जन्म में भी यही एकमात्र फोटो थी जो उसे अपनी माँ की मिली थी। उसके दादा ने कभी कोई और तस्वीर नहीं छोड़ी, जैसे वो चाहते हो कि पूरी दुनिया उसकी माँ को भूल जाए। अचानक जब नायक अभी भी सामान देख ही रहा होता है, कमरे का दरवाजा खुलता है। वो चौंक जाता है जब चियनजी उससे पूछता है कि क्या वो मिजुकी का बेटा है। मुयाक को पूरा शक था कि यही वो कमीना है जिसने पिछले जन्म में उसकी हत्या करवाई थी क्योंकि विरासत के मामले में नायक उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। जीवन जानता था कि नायक बुसान से आया है, इसलिए वो कैजुअली पूछता है कि इतनी दूर से सु आना कैसा रहा और कहता है कि यहाँ एडजस्ट करना मुश्किल होगा। नायक बस पूछता है कि वो आदमी कौन है। जवाब में वो उल्टा सवाल करता है कि नायक इतना सीधा क्यों पूछ रहा है जबकि वो उससे उम्र में बड़ा है, और ताना मारता है कि क्या बुसन के लोगों को मैनर्स नहीं आते। मुयाक मन ही मन सोचता है कि ये आदमी पिछले जन्म की तरह अब भी उतना ही बचकाना है। ये सच में बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। तंग आकर नायक चुपचाप किताब वापस शेल्फ पर रख देता है। फिर गुस्से में वो उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहली बार मिल रहे हैं, इनफॉर्मल बात कर रहे हैं और फिर भी वो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। नायक के इस एटीट्यूड से वो युवक शॉक में आ जाता है। नायक समझ जाता है कि उसे ऐसी रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसके साथ दुश्मनी दिखाई थी। उसके पिता लोन शार्क के सबसे बड़े बेटे थे और उसकी माँ सैमसंग ग्रुप के चेयरमैन की बड़ी बेटी, इसलिए कोई भी उससे बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करता था। ये सुनकर जिन हैरान हो जाता है कि कोई इतना फियरलेस कैसे हो सकता है। वो नायक से कहता है कि ये जगह उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है। फिर बेखौफ होकर पूछता है कि वो कितने पैसों में यहाँ से चला जाएगा। शुरुआत में ही वो 100 मिलियन ऑफर करता है और कहता है कि इससे वो आराम से जिंदगी जी सकता है। नायक को याद आता है कि पिछले जन्म में भी इस बेवकूफ ने यही बात कही थी, लेकिन तब वो कुछ कह नहीं पाया था। इस बार नायक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहता है कि थोड़े से पैसों में उसे खरीदने की उसकी जेनरोसिटी काबिले तारीफ है।
जिनकी कंफ्यूज्ड शक्ल देखकर नायक आगे कहता है कि इतने पैसों में तो वो किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में सशीमी भी ढंग से नहीं खा सकता। इस पर जिन बदतमीजी से बोलता है कि अब उसे समझ आया कि नायक के माता पिता क्यों नहीं हैं और उसकी शक्ल देखकर कोई भी बता सकता है कि उसकी दादी ने उसे किस हालत में पाला है। ये सुनते ही नायक का गुस्सा फट पड़ता है। वो उस दिशा में दरवाजे पर जोरदार मुक्का मारता है जहां वो युवक खड़ा था और पूछता है कि क्या वो किसी देहाती गंवार से पिटना चाहता है जिसने माता पिता न होने की वजह से कुछ भी नहीं सीखा। डरा हुआ युवक पूछ बैठता है कि चिन फैमिली के सबसे बड़े बेटे के साथ ऐसा करने के बाद वो बिना सजा के बच जाएगा। वो धमकी देता है कि सब कुछ अपने दादा को बता देगा, लेकिन नायक उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि चुप रहे, क्योंकि उसे पता है कि पोता जीन सैमसंग ग्रुप से जुड़ा है, उसे ड्रग्स की लत है और वो स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व है और ये खबर कभी भी न्यूज में आ सकती है। युवक ने बेपरवाही से पूछा कि नायक क्या कहना चाह रहा है। फिर उसने कहा कि वह उसे परिवार के बाकी बच्चों के बारे में बताएगा, वही बच्चे जिन्होंने होटल में पार्टी की थी और जिसकी वजह से एक लड़की को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जीवान अभी भी सोच रहा था कि नायक को ये सब कैसे पता चला। नायक ने कामली कहा कि आखिर वह लड़का बस एक बच्चा था और इसके अलावा उसे अपने दादाजी पर पूरा भरोसा था कि वो सब कुछ सही तरीके से जान जाएंगे। मुयाक को पता था कि लड़के ने अपने पिछले जन्म में कई कारनामे किए थे, लेकिन अब तक किए गए काम भविष्य में होने वाले कारनामों के सामने कुछ भी नहीं थे। आत्मविश्वास से नायक कहता है कि अगर वह आदमी बड़े भाई जैसा बर्ताव चाहता है तो उसे वैसा ही करना चाहिए। ये सुनकर जिन पूरी तरह चौंक जाता है। नायक फिर कहता है कि अब उसके भाई को आराम करना चाहिए क्योंकि वो पहले से ही थका हुआ है। थोड़ी घबराहट में जिन कहता है कि नायक को इस बारे में किसी और से बात नहीं करनी चाहिए वरना उनमें से किसी की वही मौत हो जाएगी। नायक शांत होकर पूछता है कि ये अनुरोध है या धमकी। डरते हुए उसका भाई कहता है कि यह सिर्फ एक अनुरोध था। थक चुका नायक चुप हो जाता है और अपने भाई को जल्दी से कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। जिनवान दरवाजा जोर से बंद करके चला जाता है। नायक सोचता है कि क्या वही व्यक्ति पिछले जन्म में उसे मारने वाला था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ऐसे व्यक्ति से हार मान ली थी। रात गुजरती है और अगले दिन नायक घर में घूम रहा होता है कि अचानक उसके दादाजी उससे पूछते हैं कि क्या वह जा रहा है। नायक आदरपूर्वक प्रणाम करता है और पुष्टि करता है कि वह अब घर से निकल रहा है। सिर झुकाए हुए वह कहता है कि वो अक्सर मिलने आता रहेगा। दादाजी बिना कुछ कहे अलविदा कहते हैं और नायक आखिरकार घर से निकल जाता है। सड़क पर पहुंचते ही नायक को निर्देशक से 10 करोड़ रुपए मिलते हैं जो राष्ट्रपति की तरफ से उपहार थे, क्योंकि उन्हें लगा कि सिर्फ शेयर होना पर्याप्त नहीं है। निर्देशक बताते हैं कि उस डिवाइस का पासवर्ड नायक की माँ का जन्मदिन था। नायक सोचता है कि क्या वही सावधान चिबिलतासा जो हमेशा उसकी चीजों का ख्याल रखता था अब भी इसे देख रहा है। नायक निर्देशक को धन्यवाद देता है, लेकिन निर्देशक कहता है कि मुएक को खुद आना चाहिए क्योंकि उसके दादाजी उसका इंतजार कर रहे होंगे। समय तेजी से बीतता है। नायक स्कूल के दूसरे वर्ष में पहुंचता है और नई कक्षा में स्थानांतरित होता है। उसका दोस्त मंगू पढ़ाई में पूरी मेहनत कर रहा है और दूसरा जूडो क्लब में पूरी तरह डेडिकेटेड है। वे सभी सोल यूनिवर्सिटी जाने के अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कक्षा में रहते हुए नायक को पता चलता है कि कोई आ रहा है। शिक्षक कमरे में प्रवेश करते हैं और एसू से आए नए छात्र का परिचय कराते हैं। रहस्यमय लड़के ने अपना नाम बताया, हैंग जिनप्यो, और वह सू से आया है। प्रोआ तुरंत समझ गया कि ये व्यक्ति किसी जानवर जैसा है। नया छात्र दूसरे छात्रों के साथ रेस्तरां में खाना खा रहा था और सिगरेट पी रहा था। उसने पूछा कि उनके स्कूल का बॉस कौन है। छात्रों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ और उन्होंने पूछा कि क्या उसका मतलब स्कूल के किसी लीडर से है। वहाँ कोई ऐसा नहीं था, लेकिन पद के सबसे करीब नायक था। नए छात्र को वोयाक में दिलचस्पी थी और लड़कों ने बताया कि प्रोआ दूसरे वर्ष का सबसे मजबूत छात्र है। पिछले साल सेमेस्टर की शुरुआत में सबसे मजबूत छात्र को कहा जाता था कि उनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। जैसे ही सीनियर स्टूडेंट्स नायक की मेज पर आए, उन्होंने देखा कि वो उनकी कोई बात नहीं सुन रहा क्योंकि वह गहरी नींद में था। एक ने हिम्मत करके नायक के सिर पर थपथपाया और वह तुरंत उठ बैठा। फिर भी नींद में होने के बावजूद नायक सिचुएशन जल्दी समझ गया। प्रोआ ने सीनियर को धमकी भरी नजर से देखा और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। पलक झपकते ही उसने सभी अपराधियों को हरा दिया। फिर वह अपनी कुर्सी पर लौट आया और बोला कि अब वह सोने जा रहा है और कोई उसे डिस्टर्ब न करे। उस घटना के बाद कोई भी सीनियर उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। नायक ने निष्कर्ष निकाला कि वह अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा। नए छात्र को यह बात समझ नहीं आई कि जब वह सबसे पावरफुल था तब भी प्रोटोलिड अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। वह घमंडी हो गया और लड़ाई की कोशिश करने लगा। छात्रों ने चेतावनी दी कि बिना वजह लड़ाई मत शुरू करो क्योंकि नायक बिल्कुल अलग स्तर का है। घमंडी लड़के ने कहा कि अच्छी लड़ाई का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा जीतेंगे। ये साबित कर दिया कि छात्र उसके साथ इसीलिए नहीं थे क्योंकि उसने उन्हें हराया, बल्कि क्योंकि उसके पिता मुख्य अभियोजक थे और अब वे नायक के पिता के काम पर सवाल उठा रहे थे। छात्रों ने बताया कि नायक के माता पिता नहीं थे और वह अपनी दादी के साथ रहता था। घमंडी लड़का इस बात से हैरान हो गया कि नायक के माता पिता भी नहीं थे और अब खुद को बहुत बड़ा समझने लगा। स्कूल वापस आकर नायक अपने दोस्त से बात कर रहा था और बता
रहा था कि हानुंग आराम करने के बाद स्पोर्ट्स क्लब में लौट आया है। वह कहता है कि कंसुंग सख्त डाइट फॉलो कर रहा है और शारीरिक शिक्षा कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड है। नायक का दोस्त पूछता है कि क्या उसने नए छात्र जिनपियो के बारे में सुना है, जो एसयू से आया है और जो एक परेशान करने वाला लड़का है जो अपनी बोली में बात करता है। नायक को वह लड़का याद आता है, मुख्य अभियोजक का बेटा, जो अपने पिता के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके स्कूल को अपनी मर्जी से चलाता था। सहपाठी बताते हैं कि सीनियर छात्र यात्रा पर गए हुए थे और जिनपियो एक घेरा बना रहा था जिससे नए छात्र भी गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे और स्कूल खेल के मैदान जैसा लग रहा था। अचानक वही परेशान करने वाला लड़का उनके सामने आता है, जो नायक की प्रेजेंस भांप लेता है और मुंह भी सतर्क हो जाता है। गंभीर स्वर में नायक मॉनसन से कहता है कि वह उन लड़कों के साथ कभी भी शामिल न हो। मॉनसन कहता है कि वह बेवजह टेंशन ले रहा है क्योंकि उनके साथ शामिल होने का कोई कारण नहीं था। नायक फिर से जोर देकर कहता है कि उसे उनसे दूर रहना चाहिए। उसका दोस्त पूछता है कि वह इतना क्यों परवाह कर रहा है, सोचते हुए कि क्या यह इसलिए है क्योंकि ये लड़के उसकी कोई वीकनेस जानते हैं। जैसे ही बदमाश चले जाते हैं, नायक अपने दोस्त के साथ बीते दिनों को याद करता है और कहता है कि मिंग के साथ कुछ बुरा हुआ था। उसका दोस्त बताता है कि मोंगू की लड़ाई में उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी और अब वह चल नहीं सकता। गुस्से में नायक कहता है कि यह सब उस नए छात्र की गलती थी जिसने अपने पिता के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। नायक पूरी स्थिति से निराश था, लेकिन कहता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा। उसने तय किया कि दोबारा किसी झंझट में नहीं फंसेगा और अपने सबसे करीबी दोस्त मंगू को नजरअंदाज किया। अब उसने ठान लिया था कि चाहे कोई भी हो, अपनी कीमती चीजों को कभी नहीं छोड़ेगा। कक्षा में जब छोटा लड़का पढ़ाई कर रहा था, तभी एक नया छात्र और उसके कुछ गुंडे उसके पास आते हैं। पहले तो उन्होंने पूछा कि क्या मंगून मुयेक के करीब है और कहा कि सुना है कि वह लड़ाई में बहुत स्किल्ड है। छोटा लड़का तुरंत कहता है कि चिंता मत करो, मुयेक अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहा है। जो हैरान होकर पूछता है कि क्या नायक को जिन्हों के स्कूल का काम संभालने में कोई दिक्कत है। मांगू उंगली दिखाते हुए कहता है कि वह स्कूल के साथ जो चाहे कर सकता है क्योंकि मुयेक का इससे कोई लेना देना नहीं था। जिनियो बस कहता है कि नायक ने उसे बहुत परेशान किया। गुस्से में छोटा लड़का पूछता है कि नायक ने उसके साथ क्या किया और क्यों उसने उसे परेशान करने पर फोकस किया जबकि वह सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। बदमाश कहता है कि उसे नफरत है जब लोग सोचते हैं कि कोई कमीना उससे बेहतर है। वह अपने बगल के गुंडों का उदाहरण देता है और कहता है कि वे भी मुयेक से डरते हैं। मांगू फिर कहता है कि नायक को परेशान मत करो। एक बदमाश लहजा बदलकर कहता है कि वह हारा हुआ है और मुयेक के बिना कुछ नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करे, घमंडी लड़का उसे रोकता है और कहता है कि जब भी वह कुछ चाहता है उसे मिल जाता है और जब भी वह कुछ तोड़ना चाहता है तो तोड़ देता है। नायक का दोस्त कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि क्या यही सब हुआ। देखते ही देखते एक बदमाश पूरी ताकत से उसका सिर मेज पर पटक देता है। वह कहता है कि यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि वह मुयेक के करीब था और इसे पर्सनल मत लेना। इस तरह उन्होंने मिंगून को छोड़ने का आदेश दिया। जब नायक पढ़ाई कर रहा था, तभी उसका एक सहपाठी दौड़ता हुआ आया और बताया कि मंगू को जिनपियो ने पकड़ लिया है और उसे बैंड रूम में ले जाने को कहा। बिना देर किए नायक अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। जिनपियो से मिलने जाते समय नायक की मुलाकात उसके एक साथी से हुई, जिसने पूछा कि मोंगसू को जिनपियो ने पकड़ लिया, इसका क्या मतलब है। नायक ने अपने दोस्त को रिअश्योर किया कि वह सब संभाल लेगा। फिर भी वह चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि मोंगू को उस लड़के के हाथों पकड़े जाने को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। नायक ने सोचा कि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मियांग सुबूजन में एक टैलेंटेड खिलाड़ी बन गया है और अगर वह स्कूल में किसी वायलेंट इंसिडेंट में फंस गया तो उसे अपने सपने छोड़ने पड़ सकते हैं। इसलिए मुयुक ने गंभीरता से अपने दोस्त को कहा कि वह शांत रहे क्योंकि वह एक एथलीट है और स्कूल में ट्रबल करने से कॉलेज एडमिशन पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन ह्योंग ने फिर नायक से बहस की कि उसे इस समय कॉलेज की परवाह नहीं है क्योंकि अगर मांगू को कुछ हुआ तो वह उस लड़के से जरूर निपटेगा। धैर्य खोते हुए नायक ने ऊंची आवाज में कहा कि उसे फ्यूचर में इंपॉर्टेंट काम करने हैं और उसे अपने दोस्त की मदद की जरूरत होगी, इसलिए उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि वह इसे खुद हैंडल करे। यह सुनकर नायक लड़ाई के लिए रेडी हो गया। उसने ब्रूमस्टिक उठा लिया और कांग से कहा कि कोई भी उनके पास ना आए, चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि टीचर भी। उसके दोस्त को यह सुनकर सरप्राइज हुआ और उसने पूछा कि क्या वह सच में सब कुछ अकेले हैंडल करने वाला है। इस पर प्रोटो ने जवाब दिया कि शायद उसका दोस्त भूल गया है कि वह किम मुयुक है। कमरे में पहुंचते ही मुयुक का सामना कई स्टूडेंट से हुआ जो अपने दोस्त जिनपियो के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। नायक को आते देख उस बदमाश ने कहा कि उन्होंने मजाक नहीं किया था जब उन्होंने कहा था कि अगर उसने मोंगसू से पंगा लिया तो मुयुक जरूर आएगा। साथ ही उसने कहा कि अगर नायक नहीं आता तो वह मंगसू का टखना तोड़ देगा। स्थिति पर भरोसा न करते हुए विरोध कर रहे दोस्त ने पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। नायक ने पियो से बहस की कि अगर उसे कुछ कहना है तो सीधे उससे बात करे, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व न करे। वह लड़का जोर से हंसा और याद करने की कोशिश करने लगा कि वह हमेशा ऐसा क्यों करता है। फिर उसे याद आया कि उसे लगता है इसमें मजा आता है। प्रोटो और भी चिढ़ गया और कहा कि वह मोंगसू को तुरंत छोड़ दे। वह उसके
उसके साथ खेलेगा और सब कुछ और मजेदार बना देगा। बदमाश को नायक की बातें गलत लगी और उसने पूछा कि क्या वे बस उसके और उसके दोस्तों की लॉयल्टी की फिल्म बना रहे हैं। इसके बाद उसने अपने गुंडों को बुलाया, लेकिन वे बहुत डर गए। अपने गुंडों की अवज्ञा से तंग आकर जिनपियो ने धैर्य खो दिया और पूछा कि क्या वे उसके पिता को जानते हैं। उसने धमकी दी कि अगर उसके पिता ने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो वह उन्हें पूरी जिंदगी जेल में बिताने और हर परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करेगा। इस तरह सभी को नायक पर अटैक करने का आदेश मिला। पहले बदकिस्मत लड़के को नायक ने गले पर ऐसा हमला किया कि वह लड़खड़ा गया। दो और बदमाश नायक पर टूट पड़े, लेकिन उसने आसानी से उन्हें लात मारकर दूर किया। अचानक हुए हमले में उसे पीठ पर चोट लगी, लेकिन उसने ब्रूम स्टिक से पलटवार करते हुए बदमाश के चेहरे पर वार किया। छात्र और भी ज्यादा डर गए और जिनपियो इम्पेशेंट हो गया। उसने अपने गुंडों को कहा कि नायक को उसके पास ले आए। संघर्ष इतना बढ़ा कि चारों ओर खून बहने लगा और आखिरकार नायक ने वहां मौजूद सभी को हरा दिया। इस तरह वह बदमाश गहरे शौक में डूब गया। उसने तुरंत मंग सू की गर्दन पर चाकू तान दिया और नायक को चेतावनी दी कि पीछे हटे, नहीं तो उसके साथी को मार देगा। लेकिन नायक उसकी एम्प्टी थ्रेट्स में नहीं आया और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह हवा में उड़ गया। जमीन पर गिरने के बावजूद बदमाश ने अरोगेंस नहीं छोड़ा और कहा कि नायक बच नहीं पाएगा क्योंकि उसका पिता चीफ प्रोसिक्यूटर है। उसने यह भी कहा कि उसके पिता के पास किसी को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने की ताकत है। नायक ने परवाह नहीं की और कहा कि जब मुक्के कानून के करीब हो तो चीफ प्रोसिक्यूटर बेकार है। फिर नायक ने मुक्कों की बौछार करते हुए कहा कि यह सब उसके दोस्त मियांग सू के अपहरण और उसकी कीमती पढ़ाई में बाधा डालने के लिए हुआ। अंत में नायक ने उस बदमाश का टखना तोड़ दिया और कहा कि यह मियांग सू के टखना तोड़ने का बदला भी है। वह लड़का माफी मांगने लगा, लेकिन नायक गुस्से से बेकाबू था और उसने अपना वादा पूरा किया। अब नायक खुद को पुलिस स्टेशन में बंद पाता है। अचानक उसके दोस्त का चाचा वहां आता है और बताता है कि रिंगसू ने सूचना दी थी कि मियांग सू को बचाने के चक्कर में उसे अरेस्ट किया गया। चाचा ने बताया कि मोंगू को कोई चोट नहीं आई है। उस आदमी ने कहा कि उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि नायक गलत आदमी से लड़ रहा था जो चीफ प्रोसिक्यूटर का बेटा था। भले ही वह पुलिस ऑफिसर था, फिर भी वह उसे बचा नहीं सका। नायक ने सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट की और ऑफिसर ने उसे पूरा किया, जो बस एक पल का फोन कॉल था। रात पहले ही गिर चुकी थी और अचानक एक गुस्से वाला आदमी पुलिस स्टेशन में घुसा और नायक के बारे में पूछने लगा। उसे ढूंढते ही नायक का सामना चीफ प्रोसिक्यूटर से हुआ, जिसने पूछा कि क्या उसी ने उसके बेटे का पैर तोड़ा था। नायक ने निडर होकर बताया कि यह झगड़े के दौरान हुआ जिसमें वह अकेला था और दूसरी तरफ 10+ लोग थे, इसलिए उसने सवाल किया कि उसे ही क्यों अरेस्ट किया गया। चीफ प्रोसिक्यूटर नायक की बातों से सेटिस्फाइड नहीं हुआ और तुरंत उसे क्वेश्चनिंग के लिए ले जाने का आदेश दिया, लेकिन कमरे में मौजूद लोगों ने मना किया क्योंकि वह अभी माइनर था। फिर भी वह जोर दे रहा था। पुलिस ने कहा कि वे नायक को ले जाएंगे, यह कहते हुए कि वह खुद ही केस हैंडल करेगा। इससे चीफ प्रोसिक्यूटर को भरोसा हो गया कि नायक जैसे ऑफेंडर्स से निपटने का तरीका जानता है। एक प्राइवेट रूम में चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उस दिन मुयुक भी बहुत फेमस था। सभी ने बताया कि मुयुक के टीचर ने उसे सब कुछ बताया था, यहाँ तक कि वह एक गैंग मेंबर से कम नहीं था और पिछले साल बहुत ट्रबल खड़ा किया। अब मुयुक अपने अब्यूसिव टीचर से बहुत नफरत करने लगा। मुयुक ने समझाया कि उसका किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और वह बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। अभियोजक पहले से ही स्थिति से गुस्से में था और मुयुक की बातों को नजरअंदाज कर रहा था, इसलिए उसने एक बार फिर पूछा कि ऐसा क्यों किया। मुयुक ने बताया कि उसने सुना था कि उसके क्लासमेट को जिनपियो घसीट कर ले गया था और जब वह उसे ढूंढने गया तो उसके गिरोह ने उस पर हमला कर दिया। कोई और विकल्प न होने पर उसे लड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी संतुष्ट न होकर अभियोजक ने अपनी बेल्ट उतार ली और कहा कि यह काफी नहीं है। अब वह मुयुक को सबक सिखाने के लिए तैयार था। उसने मुयुक के पीछे खड़े 2 लोगों को आदेश दिया कि उसे पकड़कर रखें। मुयुक बंधा हुआ था और कायर अभियोजक ने उस पर मुक्कों की बौछार शुरू कर दी। वह पूछता रहा कि मुयुक ने ऐसा क्यों किया और उसे पीटता रहा। मुयुक हिम्मत बनाए रखता है और बार बार कहता है कि यह सब सिर्फ सेल्फ डिफेंस में था। अभियोजक ने कहा कि इस लड़के में कुछ आग है और अपने अगले मुक्के से वह उस आग को बुझा देगा। और फिर से नायक बेरहमी से पीटा गया। उसके लोग बस डर के मारे देखते रहे। इतनी सारी पिटाई के बाद दोनों थक गए और नायक का चेहरा बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी अभियोजक संतुष्ट नहीं हुआ और एक बार फिर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। मुयुक मुश्किल से बोलता है कि यह सेल्फ डिफेंस था। अभियोजक अड़ियल रहते हुए कहता है कि जितना अधिक वह विरोध करेगा उसके लिए उतना ही बुरा होगा। फिर वह एक बार फिर सवाल करता है कि नायक ने अपने बेटे पर हमला क्यों किया। मुयुक ने साफ कहा कि वह गलत है क्योंकि उसके बेटे के पास चाकू था और गुस्से में अभियोजक ने कहा कि यह उसके पुराने दिनों की याद दिला रहा है और उसने आदेश दिया कि नायक को बांध दो। उसके लोग थोड़ी हिचकिचाहट दिखाते हैं लेकिन दबाव में आकर मान जाते हैं। अब नायक के हाथ मेज पर फैले हुए हैं और वह कुर्सी से बंधा हुआ है। अभियोजक कहता है कि उसने खुद अपनी कब्र खोदी है और उसे इसका पूरा यकीन है। वह नायक के नाखून में पिन चुभने वाला था। बदमाश इसके लिए बेताब था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता मुयुक हंसने लगा। अभियोजक चौंक गया और पूछा कि वह हंस क्यों रहा है। नायक ने कहा कि जियो और उसके पिता में बहुत सिमिलैरिटी है, जैसे बाप वैसे बेटा। दोनों को अपने छोटे छोटे फूलिश औजार लहराने में मजा आता है। अभियोजक को मुयुक का
एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उसे पकड़ने का आदेश दिया ताकि उस पर हमला कर सके, लेकिन तभी सभी को सरप्राइज देते हुए एक आदमी दरवाजा खोलकर आया। वह कहता है कि यह आदमी उनके काम में बाधा डाल रहा है। अचानक एक और लंबा आदमी गंभीर चेहरे के साथ कमरे में प्रवेश करता है। वह बुसन डिस्ट्रिक्ट का चीफ प्रोसिक्यूटर यून चंगहो था। बदमाश चौंक गया कि श्री यून यहाँ क्यों हैं? बिना समय गंवाए चीफ प्रोसिक्यूटर ने पहले वाले आदमी को थप्पड़ मारा और उसे हरामखोर कहा। उन्होंने पूछा कि वह नाबालिग के साथ क्या कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि अगर यह लड़का मरना ही है तो अकेले मर जाए, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। बदमाश उलझन में है, पूछता है कि चीफ प्रोसिक्यूटर यह सब क्यों कर रहा है। लंबा आदमी डराते हुए पूछता है कि क्या बदमाश को पता है कि अरेस्टेड लड़के का दादा कौन है। वह तुरंत जवाब देता है कि अगर उसे पता होता तो ऐसा नहीं करता। फिर खुलासा हुआ कि वह लड़का प्रेसिडेंट चियन का पोता था। सारी कड़ियां जुड़ते ही कायर बदमाश समझ गया कि यह प्रेसिडेंट चियान तान था और सोचने लगा कि वह इसमें क्यों शामिल होगा। मुख्य अभियोजक नायक की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह लड़का राष्ट्रपति चियान का पोता है। कायर बदमाश नायक के चेहरे को देखता है, जहाँ पर उपहास की झलक है, और तुरंत घबरा जाता है। सारी उलझन के बाद नायक खुद को अपने दादाजी के घर में पाता है। अंदर दोनों गंभीर स्वर में बातचीत कर रहे थे। बूढ़े ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। अभियोजक ने कहा कि उसने उनकी मदद मांगी क्योंकि चीफ प्रोसिक्यूटर अपनी पावर का मिसयूज कर अनुचित तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। बूढ़े ने गंभीरता से पूछा कि क्या नायक इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। मुयुक ने समझाया कि इसमें उसके करीबी लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उन्हें रोक दिया ताकि वे फिर कभी उसे डिस्टर्ब न करें। वह कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसके आसपास के लोग उसकी वजह से सफर करें। इस तरह उसकी इच्छा अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली की प्रोटेक्शन की थी। दृढ़ निश्चय के साथ वह कहता है कि यही उसका लाइफ जीने का तरीका है। बूढ़ा बस साइलेंटली देखता रहता है, मन ही मन सोचता रहता है। नायक कहता है कि वह अपने दादाजी का बहुत आभारी है, लेकिन अपने लव्ड वंस की प्रोटेक्शन में वह कुछ भी करने को तैयार है। फिर भी नाराज बूढ़ा पूछता है कि अगर उसने उसकी मदद न की होती तो नायक क्या करता। नायक बताता है कि उस समय उसकी लाइफ रिस्क में थी और कहता है कि उस स्थिति में उसके और दादाजी के बीच रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता था। ये स्टेटमेंट अकेले शार्क को चौंका देता है। गंभीर चेहरे के साथ नायक कहता है कि अगर दादाजी ने मदद न की होती तो वह उसे अपने फैमिली में कोई स्थान नहीं देता। और यही अंतिम वाक्य सुनकर बूढ़ा जोर से हंस पड़ता है। और कुछ ही समय बाद बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि नायक सही था। वह कहता है कि एक आदमी को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और हर संभव तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। नायक सोचता है कि यह कहना कितना गंभीर था, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यह उसके दादाजी का पिछले जन्म का लाइफ फिलॉसफी था। महान अकेला शार्क अपने पोते को सिखाते हैं कि जिन चीजों से वह बच नहीं सकता उन्हें सबको कुचल देना चाहिए ताकि वे दोबारा परेशान न कर सकें। आधी जीत उन्हें सिर्फ फिर से हमला करने का बहाना देती है। इसके बाद वह कहते हैं कि अगर नायक किसी को अपना एलाई बनाना चाहता है तो उसे पूरी तरह से एम्ब्रेस करना चाहिए और खुद को सभी मुश्किलों से मुक्त रखना चाहिए। फिर बूढ़ा आदमी निर्देशक को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि बुसान में क्या चल रहा है। डायरेक्टर बताते हैं कि अभियोजक हान इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है क्योंकि वह टॉर्चर और मैनिपुलेशन में शामिल था और अभियोजक यून बूढ़े आदमी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बिना देर किए महान अकेला शार्क पूछते हैं कि स्कूल में क्या स्थिति है। डायरेक्टर तुरंत बताते हैं कि अभियोजक के बेटे को एक्सपेल कर दिया गया है और इसमें इन्वॉल्व्ड सभी स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ चुके हैं। इसके अलावा मुयुक के अब्यूसिव टीचर को भी निष्कासित कर दिया गया है। सारी रिपोर्ट सुनकर बूढ़ा आदमी पूछता है कि नायक इस सबसे संतुष्ट था या नहीं। इस तरह मुयुक को अपने दादाजी से एक और मदद मांगनी थी। वह चाहता था कि वह प्रोसिक्यूटर यून का मामला संभाले, लेकिन उलझन में दादाजी पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है। दिन बीतता है और डायरेक्टर और अभियोजक एक रेस्तरां में मिलते हैं। अंदर मिस्टर हा पूछते हैं कि अभियोजक हैंग के साथ उनकी क्या योजना है। अभी भी डर के मारे गंजे अभियोजक कहते हैं कि उस बदमाश की जांच चल रही है और उसे सबक सिखाने के लिए दंडित किया जाएगा। डायरेक्टर कहते हैं कि पूरी प्रोसेस के दौरान यंग ओनर का नाम कभी सामने नहीं आना चाहिए। इसके बाद वे बताते हैं कि वहां और कोई भी था जो अभियुक्ता से बात करना चाहता था। दरवाजा खुलता है और नायक सामने होता है। दोनों साइलेंटली सामने बैठे रहते हैं। अभियुक्ता तुरंत पिछली घटना के लिए माफी मांगने लगता है, कहते हुए कि यह सब उसकी गलती थी और ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन ज्यादा रिएक्शन दिखाए बिना मुयुक उसे सहजता से बात करने देता है और कंफर्म करता है कि वह अभियुक्ता की लिमिट्स जानता है। बूढ़ा गंजा आदमी डर रहा था कि महान अकेला शार्क मुयुक से दुश्मनी रखेंगे क्योंकि वह उनका पोता है। इसलिए नायक बताता है कि उसने अपने दादाजी से इस मीटिंग का रिक्वेस्ट किया था क्योंकि वह जानता था कि अभियुक्ता मुश्किल सिचुएशन में था और वह माफी चाहता था। सूट पहने आदमी थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपनी सबोर्डिनेट्स के साथ अब्यूसिव होने की वजह से ये सब शुरू से ही उसकी गलती थी। इसलिए मुयुक कहता है कि उसे अभियुक्ता की तरफ से अपने दादाजी को सच्ची माफी पहुंचानी होगी। लेकिन नायक टॉपिक बदलने के लिए ईजियर था। वह अभियुक्ता से पूछता है कि क्या वह बिना
बिना किसी शर्त के एक और दिन के लिए उसकी मदद करने का एश्योरेंस दे सकते हैं। वह बताता है कि यह मदद किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उस स्थिति में केवल वही ऐसा कर सकता है। फिर भी घबराया हुआ गंजा आदमी मान जाता है और कहता है कि अगर यह सच में ऐसा काम है जो केवल वह कर सकता है तो उसे मदद करने में खुशी होगी। इस पर अभियुक्ता कहता है कि वह अपने दादाजी से माफी मांगेगा और कहेगा कि वे इस मामले की जिम्मेदारी न लें। अब थोड़ा शांत महसूस करते हुए अभियुक्ता कहता है कि वह समझ गया और धन्यवाद देता है, यह कहते हुए कि इस शिष्टाचार से उसे हल्का महसूस हो रहा है। मुयुक कहता है कि वह उम्मीद करता है कि बेहतर सर्कमस्टांसेस में उनसे फिर मिलने का मौका मिलेगा और लाइटली कमेंट करता है कि उसने सुना है कि उसे प्रमोशन मिलने वाली है। हालांकि नायक पहले ही उठकर कहता है कि उसे क्लासेस में जाना है क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से अनुपस्थित रहा है। चालू कॉन्वर्सेशन में अभियुक्ता ये भूल जाते हैं कि मुयुक सिर्फ एक स्टूडेंट है और कह देते हैं कि वह भविष्य में उनसे मिलने की उम्मीद करते हैं। अंत में नायक कमरे से निकलकर अपने काम की ओर बढ़ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि हाई स्कूल का स्टूडेंट होने के बावजूद वह लोगों से डील करने में कितना कुशल